व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एज वेल एज गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, जो भी लोग जब भी जिस समय पे पढ़ रहे होंगे, राइट। तो इस वीडियो में मैं जो है आपको चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ फाइनेंशियल मार्केट्स का फुल चैप्टर्स का रिवीजन कराने वाला हूँ। 1 से 1.5 घंटे के अंदर हम लोग जो है पूरा का पूरा ये चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर्स के अंदर जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, टोटल जो है 5 टॉपिक्स पढ़ने। फर्स्ट वन इज़ मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, सेकेंड है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, थर्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट जिसके अंदर मनी मार्केट एज वेल एज कैपिटल मार्केट हमें पढ़ना है। फोर्थ टॉपिक जो है वो है हमारा स्टॉक एक्सचेंज, राइट। इसका फंक्शंस पढ़ना है, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर्स पढ़ने हैं, डीमैटेरियलाइजेशन एंड डिपॉजिटर्स के बारे में पढ़ना है, एनएसई बीएसई ये सब क्या होते हैं, राइट। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। फिर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज़ नोन एज सेबी। तो ये टोटल 5 टॉपिक्स हमें इस चैप्टर्स के अंदर कवर करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस चैप्टर से टोटल कितने मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आएगा, फाइनल एग्ज़ाम यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम में, तो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस चैप्टर 10 एंड 9 ये दोनों चैप्टर्स कंबाइंड मिला के 15 मार्क्स आपका क्या हैगा कवर होता है, यानी कि 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर चैप्टर 9 से 7 मार्क्स के आएंगे तो चैप्टर 10 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और चैप्टर 9 से 8 मार्क्स के आएंगे तो चैप्टर 10 से 7 मार्क्स आ सकते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है जनरली, बट आप हाफ हाफ मान के चल सकते हो, राइट। तो बाकी जो है कितने नंबर के क्वेश्चंस किस किस चैप्टर से आते हैं, तो इसका ट्रेंड जो है पिछले पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर या सैम्पल पेपर अगर आप देखोगे तो वहाँ से भी पता चल जाएगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ें मैं बात करूँ कि 2020-21 के लिए सीबीएसई ने कुछ टॉपिक्स डिलीट किए हैं, राइट, कई चैप्टर्स के अंदर से। तो अगर आप ये डिलीटेड वाला पीडीएफ नोट देखते हो तो यहाँ पे पार्ट बी बिजनेस फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के अंदर चैप्टर 11 और 12, यूनिट बोलो या चैप्टर बोलो, चैप्टर या यूनिट 11 एंड 12 के अंदर कुछ टॉपिक्स डिलीटेड हैं। चैप्टर 9 एंड 10 में कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है, दैट मीन्स कि चैप्टर 9 और 10 पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। ओके, ये 2 पॉइंट हो गई। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, कहाँ पे, इस वाले चार्ट पे। तो ये जो है आपका बेसिकली चार्ट है चैप्टर 10 का, माइंड मैप चार्ट, पूरे एक पेज के अंदर पूरा चैप्टर का समराइज वर्जन। तो इस चैप्टर्स को जो है ये नोट्स आप खुद भी बना सकते हो, और या आपको ये सेम एज इट इज़ पीडीएफ फाइल या ये चीज़ चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अदरवाइज पीडीएफ फाइल चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में जो है मैं लिंक दे दूंगा, या आप कॉमर्स बैक बेंचर ये जो इंस्टाग्राम आईडी है इस पे जाके आप डीएम करोगे तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अब इस चैप्टर्स को बाकी हम लोग डिटेल मतलब रिवीजन करेंगे, तो हम लोग फास्ट रिवीजन ही बाकी डिटेल टॉपिक्स के हिसाब से यहाँ से करते हैं, राइट। दिस इज रिविजनरी नोट्स और रिवीजन नोट्स, फास्ट रिवीजन के लिए नोट्स बनाया हुआ है हम लोगों ने, राइट। तो इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो टोटल 5 टॉपिक्स वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू कवर इन दिस चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 10, राइट। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मार्केट, या यू कैन से मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है तो फटाफट स्टडी करते हैं जरा। अ बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम that consist of two main sectors. One is household और individual sectors, सेकेंड है बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो हाउसहोल्ड सेक्टर किसे कहते हैं, जो लोग पैसे सेव करते हैं, इंडिविजुअल या हाउसहोल्ड वो होते हैं जो पैसे सेव करते हैं। और बिजनेस सेक्टर्स कौन होता है, बिजनेस एंटरप्राइज कौन होता है, वो जो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, अगर कोई हाउसहोल्ड है तो ये अपना पैसा सेव करेगा, सेव करके कहाँ पे, बैंक में पैसे जनरली डिपॉजिट करेगा, राइट। और ये मान लो कोई बिजनेस एंटरप्राइजेज है XYZ लिमिटेड, राइट, तो ये बैंक से लोन लेता है, राइट। ये अपना पैसा यहाँ सेव करेगा और बैंक से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लोन लेता है और इस पैसे को क्या करता है, इन्वेस्ट करता है और इस पे प्रॉफिट कमाता है, रिटर्न कमाता है, राइट। तो ये ऐसे आपका क्या होता है, सर्कल चलते रहता है। तो इसमें क्या बोला है, किसी भी बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस कह रहा हूँ, किसी भी इकोनॉमी में दो पर्सन हैं, वन इज हाउस होल्ड अनदर इज बिजनेस एंटरप्राइजेस।
और कोई भी बिजनेस जो होता है वो इकोनॉमिक सिस्टम का ही पार्ट होता है। सेकेंड पॉइंट कह रहा फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स टू लिंक द सेवर्स एंड द इन्वेस्टर, क्योंकि भाई जो इंडिविजुअल होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास भाई ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, तो उन पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है उनको पता नहीं होता। तो अल्टीमेटली क्या है, इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर ये जो इंडिविजुअल हाउस जो है, इनका पैसा कौन इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टर कह लो या बिजनेस एंटरप्राइजेज इन्वेस्ट करके यूज करके उससे रिटर्न कमाता है, फिर अल्टीमेटली दोनों को प्रॉफिट हो जाता है। तो ये क्या लिखा हुआ है, तो वो कैसे होता है, किसके थ्रू होता है, तो बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट के अंदर होता है। तो फाइनेंशियल मार्केट ऐसा एक सिस्टम है, ऐसा एक जगह है जो क्या करता है, वो हेल्प करता है किसके, लिंक दी सेवर्स एंड इन्वेस्टर, इन दोनों को लिंक करने में हेल्प करता है, जिससे क्या होता है, मोबिलाइजिंग फंड्स बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का फंड जो है मोबिलाइज किया जाता है, होता है। द प्रोसेस बाय विच अलोकेशन ऑफ फंड्स इज डन कॉल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। Two major intermediaries by which allocation of funds can be done, that is banks and financial market। तो मैंने ये बताया ना बैंक, तो बैंक के थ्रू क्या होता है, ये इन्वेस्टर कह रहा हूँ, ये सेवर है यानी कि हाउस होल्ड है या इंडिविजुअल है, और ये क्या है, हाँ जी, बिजनेस एंटरप्राइजेज है। तो ये दोनों के बीच क्या करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट, वो एक, यू कैन से फाइनेंशियल मार्केट इज अ बेसिकली व्हाट, प्रोसेस ना बोल के, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा चीज है जो क्या करता है, हाउस होल्ड को एज वेल एज बिजनेस एंटरप्राइज को लिंक करता है, आपस में कनेक्ट करता है, ताकि क्या हो, जो इंडिविजुअल का पैसा है, राइट, उसको सेवर कहते हैं, वो सेव करता है, उस पैसे को बिजनेस एंटरप्राइजेज यूज करके, इन्वेस्ट करके ज़्यादा ज़्यादा रिटर्न अर्न कर सके। तो इन दोनों के बीच का लिंक कौन है, फाइनेंशियल मार्केट है, राइट। इसके अलावा जब मैं आगे बढ़ता हूं तो यहाँ पे है एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या है, फाइनेंशियल मार्केट पहले तो नीचे वाला पढ़ते हैं। फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल मार्केट क्या है भाई, वो मार्केट है जो क्या करता है, एक्सचेंज एज वेल एज क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट करता है या एक्सचेंज कराता है। इसके अलावा जो फर्स्ट पॉइंट है, financial markets are institutional arrangements by which savings generated in an economy are channelized into avenues, ये होना चाहिए revenues of investment by industry, business and government, right, into revenues of investment by industry, business and the government। तो ये दो है, आप ये छोटा वाला मीनिंग याद करके रख सकते हो, लर्न करके रख सकते हो, अगर मीनिंग आता है, डेफिनेशन आता है लिखने को 1 मार्क्स के अंदर। तो बाकी अंडरस्टैंड के लिए मैंने सारी चीज़ें बता दी है। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब सिंपल क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बेसिकली क्या होता है, इंडिविजुअल जो अपना पैसा सेव करते हैं, बिजनेस एंटरप्राइजेज जो पैसे को यूटिलाइज करके, इन्वेस्ट करके उस पर प्रॉफिट अर्न करता है, राइट। तो इन दोनों का लिंक है क्या, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ये दोनों आपस में क्या मिलते हैं, अपने फंड्स को मोबिलाइज करते हैं, राइट। तो ये चीज़ें हैं, और यू कैन सिंपली से फाइनेंशियल एसेट्स को एक्सचेंज करते हैं, राइट। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा जगह है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे क्या होता है, बेसिकली इंडिविजुअल एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस दोनों आपस में क्या करते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स का एक्सचेंज करते हैं एज वेल एज क्रिएशन करते हैं, क्रिएशन भी करते हैं, एक्सचेंज के अलावा क्रिएशन भी करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है बैंक, बिजनेस फॉर्म्स, राइट। फाइनेंशियल मार्केट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की ये बिल्डिंग है, आगे हमें पढ़ना है, राइट। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी पढ़ना है, और ये है हाउस होल्ड को ही हम लोग सेवर्स बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, सेकंड टॉपिक, फटाफट आगे हम लोग बढ़ते हैं क्या, बिकॉज बेसिकली हम लोग इस चैप्टर्स का रिवीजन करें तो हम लोग कोशिश करेंगे फास्ट रिवीजन करने का, राइट। ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं कराऊंगा आपको, ज़्यादा डिटेल में मैं रेगुलर क्लासेस में कराता हूँ, तो टेंशन में मत आना, राइट। तो हमारा मेन मोटिव है क्या, इस वीडियो को देखने का, कि हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर्स क्या हो जाए, कम से कम टाइम में रिवाइज हो जाए। तो सेकंड टॉपिक है, हमें टोटल 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, पहले बता दिया है। तो सेकंड जो टॉपिक हमारा क्या है, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। थोड़ा सा हम लोग अपना स्पीड बढ़ाएंगे, राइट। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, राइट, और ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा होगा आपके लेक्चर्स को रिवाइज करने में, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना है, नीचे कमेंट में भी लिख देना है कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। साथ साथ में आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर्स करना है, एज वेल एज अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ भाई साहब सब्सक्राइब कर लो। मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ अपलोड करते रहता हूँ आप लोगों के लिए, राइट। तो इसका नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहेगा। उसके अलावा क्या है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करना चाहते हो, इट्स ओके, नो इश्यूज़, बट लाइक तो ज़रूर दबाना है, राइट। लाइक का बटन प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है, दबा दो, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, राइट। तो एक लाइक तो बनता ही है। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 2।
पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो कौन कौन से फंक्शंस है? सबसे पहला फंक्शंस है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। क्योंकि भाई देखो, अगर कोई इंडिविजुअल है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन उसका दिमाग नहीं है, राइट, उसको क्या है, बिजनेस का आइडिया नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेगा? वो पैसा कैश में रखे रखे क्या होगा, ज़्यादा वो इंक्रीज नहीं होगा, राइट। तो इसलिए उस पैसे को बिजनेस एंटरप्राइजेस क्या करते हैं, उससे यूज़ करके उसको अलग दूसरे जगह पे इन्वेस्ट करके उस पर और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं, राइट। और फिर कुछ प्रॉफिट हाउस होल्ड को दिया, कुछ प्रॉफिट अपने पास रख दिया। तो इस हिसाब से चैनलाइज होते रहता है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर पैसा, फाइनेंशियल एसेट्स, ये सारी चीज़ें। तो फंक्शंस, तो फाइनेंशियल मार्केट का क्या काम होता है? तो फाइनेंशियल मार्केट का जो काम होता है, उस पैसे को, सेविंग्स को चैनलाइज करना और क्या करना, मोस्ट प्रोडक्टिव यूज करना उस सेविंग्स को, मोबिलाइज ऑफ सेविंग्स एंड चैनलिंग व्हाट देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। इसके अंदर एक दो पॉइंट है, ये चीज़ भी आपको फटाफट रीड आउट करा देता हूँ। कुछ पॉइंट रीड कराऊंगा, कुछ पॉइंट ऐसे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि वी आर बेसिकली व्हाट रिवाइजिंग दिस चैप्टर, तो हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे। तो आइए, इसके अंदर क्या पॉइंट लिखा हुआ है, फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ सेविंग्स फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर। फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स पीपल टू इन्वेस्ट दियर सेविंग्स इनटू वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड अर्न इनकम। फिर क्या, फैसिलिटेट मोबिलाइजेशन ऑफ सरप्लस फंड्स इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। सेकंड जो आपका फंक्शन है वह है फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरीज। प्राइस इज डिटरमाइंड फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वेयर business firms represent the demand and the households present the supply components. The interaction between demand and supply helps to establish price for financial assets which is being traded in the particular market. सिंपल मैं बात बोलूँ ना, फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी, दैट मीन सिंपल। इसमें बोला है क्या, एक बात बताओ भाई साहब, जो डिमांड एंड सप्लाई आपने पढ़ा हुआ है, राइट। डिमांड का मतलब जो पर्सन डिमांड करता है, एंड सप्लाई का मतलब जो पर्सन सप्लाई करता है। तो भाई सप्लाई कौन करता है? देखो, हाउस होल्ड जो होता है ना, हाउस होल्ड वो सप्लायर हो जाएगा, किस चीज़ का? पैसे का, फंड का। तो मार्केट के अंदर, मार्केट जैसी बोलो फाइनेंशियल मार्केट ना, तो आप समझ जाना स्टॉक एक्सचेंज, अगर आपके दिमाग में आ रहा है, या बैंक आप समझ जाना, दो चीज़ें, राइट। तो आपको सब चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो भाई हाउस होल्ड लोग क्या करेगा, अपना पैसा बैंक में जब रखता है, तो बैंक उस पैसे को क्या करता है, अपने पास थोड़ा रखता है। बैंक फर्दर किसी को लोन देता है। किसको लोन देगा? कोई कंपनी है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस एंटरप्राइजेज है, वो उस पैसे को लोन के तौर पे लेता है और फिर उसका कहीं इन्वेस्टमेंट करता है, बिजनेस करता है, उससे प्रॉफिट ज़्यादा कमाता है। तो डिमांड कौन कर रहा है? डिमांड कर रहा है बिजनेस एंटरप्राइजेस। और सप्लाई कौन कर रहा है फंड्स का, पैसे का? सप्लाई कर रहा है हाउस होल्ड। तो यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, और इसी से क्या होता है, प्राइस डिस्कवरी होता है, राइट। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे प्राइस क्या होता है, डिटरमाइन किया जाता है। फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी कौन करता है? फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में ही क्या होता है भाई, अगर कोई शेयर्स है, राइट, तो पैसे चाहिए, उसको डिमांड कर रहा है बिजनेस एंटरप्राइजेस थ्रू इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर, और सप्लायर जो अपना पैसा क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, राइट। तो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे मार्केट में प्राइस क्या होता है, डिसाइड होता है। नाउ यू आर बेसिकली व्हाट, इजिली understanding the concept of what, the second functions of facilitating price discovery. Now come to the point number 3 पे आते हैं दोस्त। फटाफट थोड़ा सा क्विकली हम लोग क्या करेंगे, फास्ट करेंगे, और भी जितना ज़्यादा हो सकता है, राइट, बिकॉज वी आर बेसिकली गोइंग टू व्हाट, रिवाइजिंग दिस चैप्टर्स इन अ वेरी फास्ट मोड। थर्ड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या है हमारा? फाइनेंशियल मार्केट्स प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। बाय प्रोवाइडिंग रेडी मार्केट फॉर सेल परचेज फाइनेंशियल एसेट्स, इट फैसिलिटेट्स इजी लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। सेकंड पॉइंट है क्या, होल्डर्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स कैन रेडीली सेल एंड बाय फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट। फोर्थ एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव functions of financial market is reduce the cost of transactions. It provide valuable information to buyers, sellers of financial assets and help in saving time, efforts and money. फिर है क्या, investor can buy or sell securities through brokers who charge a nominal commission, जिसको हम लोग ब्रोकरेज भी बोलते हैं, for their services. This way financial market facilitate transactions at a very लो कॉस्ट। तो दीज आर दी बेसिकली आपका 4 फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। पहला फंक्शन क्या है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। सेकंड फंक्शन जो है आपका फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। थर्ड जो है वो है फाइनेंशियल मार्केट्स प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, एंड फोर्थ जो है आपका है क्या, रिड्यूस दी कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग थर्ड टॉपिक, थर्ड पॉइंट है हमारा क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, राइट। ये क्या हो गया भाई, रुक गया एक सेकंड, हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ना जरा। थर्ड टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट को हमने दो कैटेगरी में बांटा हुआ है, वन इज मनी मार्केट, सेकंड है आपका कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट की मैं बात करूं तो मनी मार्केट जो होता है वो होता है शॉर्ट टर्म, और जो कैपिटल मार्केट है ये होता है आपका लॉन्ग टर्म। और मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो सिंपल वर्ड में समझना, शॉर्ट टर्म का मतलब 12 मंथ्स, एक साल, विद इन 1 ईयर, राइट। तो 1 ईयर की बात कर रहा हूं, 1 ईयर या 1 ईयर से कम इक्वल टू, और एक साल से ज्यादा बोला मैंने, राइट, 1 ईयर, ईयर्स नहीं है भाई, ईयर, या मोर देन 1 ईयर की बात बोलूं तो ये आपका कैपिटल मार्केट आ जाता है, लॉन्ग टर्म आ जाता है, राइट। फर्दर कैपिटल मार्केट में एक होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी के अंदर डेट एंड इक्विटी है, सेकेंडरी में भी डेट एंड इक्विटी है, बट एग्जैक्टली मैं प्राइमरी मार्केट की बात करूं, अभी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्राइमरी मार्केट बेसिकली जब फर्स्ट टाइम कंपनी क्या करती है, शेयर्स वगैरह इशू करती है ना, डिवेंचर वगैरह इशू करती है, उसको प्राइमरी मार्केट के अंदर आता है। और सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी इशूड शेयर्स को जब हम सेल परचेज करते हैं थ्रू स्टॉक एक्सचेंज जो एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो उसे बोलते हैं बेसिकली सेकेंडरी मार्केट। तो आज जी आज सबसे पहला हमारा जो है वो है मनी मार्केट। तो मनी मार्केट क्या होता है, ध्यान से सुनना। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विद अ मैच्योरिटी पीरियड इज लेस देन 1 ईयर। अच्छा, एक साल से कम वाले को मैंने कहा ना, ये होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर, राइट। फिर आगे क्या लिखा है, इट इज अ मार्केट फॉर लो रिस्क। मनी मार्केट क्या होता है, इसमें रिस्क कम होता है, कैपिटल मार्केट में ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड का होता है तो कम रिस्क होता है। उसके अलावा क्या, अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, सारी बातें मैंने ऑलरेडी बता दिया है, यही चीज लिखा हुआ है। दैट आर हाईली लिक्विड एंड आर ट्रेडेड एवरी डे, डेली ट्रेड होता है। फिर लिखा हुआ है सी पॉइंट का है, इट इज कंडक्टेड ओवर द टेलीफोन एंड थ्रू इंटरनेट। आज के डेट में तो इंटरनेट के थ्रू होती है सारी चीजें, राइट। इट हेल्प्स इन रेजिंग शॉर्ट टर्म फंड्स एंड टेम्पररी डेवलपमेंट ऑफ एक्सेस फंड फॉर दी अर्निंग रिटर्न्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, वन इज ट्रेजरी बिल, ऑल्सो नोन एज टी बिल, इसे हम लोग टी बिल भी बोलते हैं, याद रख लेना आपको, राइट। तो ट्रेजरी बिल क्या होता है, दी आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स इशू ट्रेजरी बिल्स। इट इज ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड, तो ये भी आपको याद रख लेना एमसीक्यूज के लिए, जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स को। एंड इज इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। इट इज इशूड एट प्राइस विच इज लोअर देन द फेस वैल्यू एंड रीपे एट दी पार। सिंपल सिंपल 10 रुपए की चीज अगर हम 9 रुपए में इशू कर रहे हैं, 8 रुपए में इशू कर रहे हैं ना, तो पार वैल्यू से कम पे इशू कर रहे हैं, राइट, लोअर पे इशू कर रहे हैं। इसका फेस वैल्यू 10 रुपए है और हम इशू कर रहे हैं 9 रुपए में, 8 रुपए में। और जब इसको रीपे करते हैं, रिडीम करते हैं, जब बाद में रीपे करेंगे तो उसको 10 रुपए में रीपे करेंगे, तो वही जो डिफरेंस होता है इशू प्राइस और बेसिकली पार वैल्यू, तो वो उसका क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। ये जीरो कूपन बॉन्ड के अंदर होता है। थर्ड पॉइंट है क्या, इट इज अवेलेबल फॉर मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000 एंड मल्टीपल्स देयर ऑफ। तो मिनिमम 25,000 रुपए का होता है ट्रेजरी बिल और इसके मल्टीपल्स में होता है। तो ट्रेजरी बिल्स के बारे में आपको 3-4 बातें याद रख लेना। ये कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होता है, राइट। ट्रेजरी बिल ऑल्सो नोन एज टी बिल्स। जीरो कूपन बॉन्ड इज एन एग्जाम्पल, या यू कैन सिंपली से ट्रेजरी बिल्स को जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट होता है। इसको इशू कैसे किया जाता है, फेस वैल्यू से कम पे इशू किया जाता है और रीपे किया जाता है एट पार पे। और वही डिफरेंस क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए। उसके अलावा साथ साथ में ये क्या होता है, मिनिमम 25,000 का होता है या 25,000 के मल्टीपल्स में होगा। 25,000 का एक ट्रेजरी बिल या 50,000 वाला एक, या 1,00,000 वाला या 75,000 वाला। 28,000 का ट्रेजरी बिल नहीं होगा, 30,000 वाला नहीं होगा। समझ में आई बात है, 25,000 का या 25,000 के मल्टीपल्स में, या तो 25,000 वाला होगा या 50,000 वाला या 75,000 वाला या 1,00,000 वाला, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर सीपी, कमर्शियल पेपर सीपी भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो इट इज शॉर्ट टर्म, देखो भाई सारे के सारे शॉर्ट टर्म होगा। मैंने कहा मनी मार्केट ही शॉर्ट टर्म है, तो सारे इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, शॉर्ट टर्म होगा, करेक्ट है। तो ये ध्यान रख लेना है। तो इट इज शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड। ये पॉइंट्स अब जो है ना आपको लर्न करके रखना है, ये पॉइंट्स आपको अपने आंसर्स में मेंशन करना है तो आपको नंबर मिलेगा। ये क्या होता है, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है। शॉर्ट टर्म तो है ही है, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। इशूड बाय लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज। ये इसे कौन इशू करता है, लार्ज क्रेडिट कंपनी इशू करता है। इसे कौन इशू करता था, आरबीआई इशू करता था। इन ऑर्डर टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन मार्केट रेट्स, इट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल बाय एनरोलमेंट एंड डिलीवरी विद अ फिक्स मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 15 to 1 ईयर्स। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। 15 से 1 साल का पीरियड क्या होता है, इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है। कम से कम 15 साल होगा मैच्योरिटी पीरियड,
और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल मैच्योरिटी पीरियड रहेगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, इसी के अंदर क्या लिखा हुआ है कमर्शियल पेपर्स के अंदर ही, द पर्पज ऑफ इशूइंग कमर्शियल पेपर वाज टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड्स। फिर आगे बढ़ते हैं, थर्ड जो आपका है इंस्ट्रूमेंट, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं, राइट। तो थर्ड जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज योर कॉल मनी। कॉल मनी क्या होता है, इट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिपेबल ऑन डिमांड विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 डे टू 15 डेज। ये ध्यान रख लेना, 1 दिन से 15 दिन का होता है भाई साहब। मैंने कहा देखो ट्रेजरी बिल क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है, सिंपली कितने दिन का होता है ये नहीं लिखा हुआ। कमर्शियल पेपर में ये चीज़ लिखा हुआ है 15 दिन से 1 ईयर का होता है, और कॉल मनी में क्या होता है 1 दिन से 15 दिन, 1 दिन से 15 दिन का होता है इसका मैच्योरिटी पीरियड। फिर आगे क्या पॉइंट लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है इट इज़ यूज्ड फॉर इंटरबैंक ट्रांजेक्शंस। कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड अ मिनिमम कैश बैलेंस कॉल्ड कैश रिजर्व रेशो। इकोनॉमिक्स में आपने CRR SLR वगैरह पढ़ा होगा, जिसके अंदर CRR होता था। CRR का सिंपल मतलब क्या होता है, मिनिमम परसेंटेज, मिनिमम रिक्वायरमेंट विच आर बेसिकली व्हाट एवरी कमर्शियल बैंक्स हैज़ टू व्हाट, एवरी कमर्शियल बैंक हैज़ टू केप्ट इन कैश फॉर्म विद हिमसेल्फ और देमसेल्फ। सिंपल सी बात, जितनी भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं उन सबको अपने पास, ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट्स का एक परसेंटेज जो होता है, जो कि RBI डिसाइड करता है, उस परसेंटेज के हिसाब से उतना परसेंट अपनी इनिशियल डिपॉजिट का हमेशा कैश, या कैश नहीं लिक्विड के फॉर्म में रखना पड़ता है। दैट्स कॉल्ड कैश रिजर्व रेशो। जनरली 5% 4% के अराउंड होता है। ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है तो ज़्यादा हो जाता है, कम इन्फ्लेशन रहता है तो आपका रेट इंक्रीज घटते बढ़ते रहता है, ये RBI डिसाइड करती है। तो उसको क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए बेसिकली क्या होता है, कॉल मनी का यूज़ किया जाता है। आपस में एक बैंक दूसरे बैंक से क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स होता है, और ये कितने दिन का, 1 दिन से लेके 15 दिन तक का होता है। कॉल मनी इज मेथड बाय विच बैंक बोरो from each other in order to maintain the cash reserve ratio as per RBI rules. The interest rate paid on call money या call money loans is known as call rate. तो जो इंटरेस्ट पे किया जाता है कॉल मनी पे उसे कॉल रेट बोला जाता है, करेक्ट है। और जो CRR मेंटेन, कॉल मनी क्या होता है, CRR को मेंटेन करने के लिए एक बैंक दूसरे बैंक से जो लोन वगैरह का ट्रांजेक्शन्स करती है उसे बोलते हैं कॉल मनी। इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं समझा रहा, ठीक है, मैं चाहूँ तो एक्सप्लेन में समझा सकता हूँ, बट बेसिकली क्या है, हमारा मेन पर्पज़ ऑफ दिस लेक्चर ऑफ दिस वीडियो इज़ रिवाइजिंग और फास्ट रिविज़न करना है। तो इसलिए मैं जो है कोशिश कर रहा हूँ कि समझा दूँ, बट कम टाइम में और कम एक्सप्लेनेशंस के समझा दूँ, कम एक्सप्लेनेशंस के साथ। तो आई होप इतनी चीज़ें से आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। फोर्थ क्या है, फोर्थ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। हम लोग बेसिकली पढ़ के आ रहे हैं, मनी मार्केट पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा और आपको दिखा दूं ध्यान से, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, राइट। तो मनी मार्केट के मीनिंग हमने पढ़ लिया, फिर इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं। तो मनी मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, इट इज एन अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये भी क्या है, अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इशूड बाय द कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सर कॉल मनी क्या होता है, आपस में बैंक क्या करती है, कैश रेशो के लिए लोन लेती है। ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर क्या है, तो ट्रेजरी बिल RBI इशू करती है, कमर्शियल पेपर कौन इशू करती है, क्रेडिट वर्दी कंपनीज इशू करती है, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है, ये कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करता है, इशू करता है। इट कैन बी इशूड टू इंडिविजुअल, कोऑपरेशंस एंड कंपनीज फॉर रेजिंग मनी फॉर अ शॉर्ट पीरियड। भाई मैंने पहले बता दिया, सारे शॉर्ट पीरियड होता है। कमर्शियल बिल्स क्या होता है, तो इट इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। भाई साहब 11th क्लास में आपने अकाउंट में पढ़ा था, याद है, अकाउंट के अंदर 11th क्लास में बिल ऑफ एक्सचेंज का पूरा आपने चैप्टर पढ़ा था। उसमें छोटा सा कमर्शियल बिल के बारे में भी पढ़ना था, बट कोई बात नहीं, ये कमर्शियल बिल कह रहा हूँ, ये कमर्शियल पेपर्स के बारे में भी शायद पढ़ना था उसमें आपको, बट बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में तो पूरा आपने जनरेटिस करा था। बिल को इशू करता है, मेक करता है, ड्रॉ करता है, ड्रॉई पेई, वही वाला चैप्टर है, राइट। तो वही कमर्शियल बिल होते हैं, वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो इशू करता था, राइट ना। और उससे पैसे क्या करते थे, बेसिकली पैसे कह रहा हूँ, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज करते थे, तो वहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करके उसके थ्रू काम चलाया जाता था। तो वही बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो कमर्शियल बिल का मतलब क्या है, इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज इशू टू फाइनेंस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस फर्म्स। A seller of a good draw a bill on the buyer for a credit sale. When the buyer accepts the bill, it becomes a marketable instrument and it is called trade bill, right. These bills can be discounted with the bank if seller needs fund before maturity bill.
या एंडोर्स कर सकता है या अपने पास रख सकता है टिल मैच्योरिटी। व्हेन अ ट्रेड बिल इज एक्सेप्टेड बाय बैंक इट इज नोन एज कॉमर्शियल बिल। सिंपल सी बात है, राइट। तो जब ट्रेड बिल क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करता है तो उसे हम लोग बोल देते हैं कॉमर्शियल बिल। तो दीज आर दी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। टोटल हमने कितने इंस्ट्रूमेंट पढ़े, 4 इंस्ट्रूमेंट पढ़े। और अगर आपको चाहूँ तो मैं यहाँ से भी बता सकता हूँ, देखो। फिर उसके बाद कैपिटल मार्केट के बारे में ये रहा हमारे पास जो चार्ट था ना, चार्ट कहाँ गया, ध्यान से सुनना जरा, 1 सेकंड देना, ये लो। तो ये एक पेज के अंदर माइंड मैप चार्ट मैंने बनाया हुआ है। तो मीनिंग पढ़ा हमने अभी तक, कौन सा, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फिर है क्या, हमने फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पढ़ा। एंड थर्ड टॉपिक हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के अंदर मनी मार्केट का मीनिंग पढ़ा और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट। तो 5 इंस्ट्रूमेंट है, कौन कौन से, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल बिल। फिर आ जाता है कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट के अंदर आ जाओ जी फटाफट, चैप्टर नंबर 10 कैपिटल मार्केट। सेकंड मार्केट हमारा कैपिटल मार्केट होता है। ये क्या होता है, ध्यान से पढ़ो। कैपिटल मार्केट इज अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट दैट अलाउज लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग ऑफ डेट एंड इक्विटी। सिंपल बताया भाई, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म होता है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म में बेसिकली क्या होता है, ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी एंड डेट। डेट का मतलब है डिवेंचर्स, इक्विटी का मतलब है प्रेफरेंस शेयर्स, और इक्विटी शेयर्स दोनों की बात कर रहा है, राइट। कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक्स एज वेल एज स्टॉक एक्सचेंज। एंड एफिशिएंट कैपिटल मार्केट डिलीवर्स करेक्ट इंफॉर्मेशन, मिनिमाइज transactions cost and allocate capital. The point is capital market can be divided into 2 parts, primary market and second market. further तो important बात यहाँ पे आ गया आपका, कैपिटल मार्केट को फर्दर 2 कैटेगरी में आपको डिवाइड करना है, या यू कैन सिंपली से 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। वन इज प्राइमरी मार्केट, अनदर सेकेंडरी मार्केट। इन दोनों के बीच डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से लर्न करके रखना है, इससे काफ़ी हद तक क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंशिएशन बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, राइट। तो मनी मार्केट सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन यही लिखना है कि मनी मार्केट क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है, और कैपिटल मार्केट क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है। सेकंड क्या है, कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से, इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स एंड ऑल मनी ईटीसी। बट मनी मार्केट के 4 इंस्ट्रूमेंट अभी बताया, वही सारे इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे। कौन सा, टी बिल दैट इज ट्रेजरी बिल, ट्रेड बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉल मनी, राइट। तो ये सारे कौन कौन से हैं, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, थर्ड पॉइंट है क्या, इन्वेस्टमेंट आउटलेट। तो कैपिटल मार्केट के अंदर क्या है, डज नॉट रिक्वायर ह्यूज फाइनेंशियल आउटले बट entails huge sum of money as the instruments are quite expensive। फिर है क्या, ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन क्या होगा, पहले बता दिए, लॉन्ग टर्म होता है, और ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है। ये लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म होता है। लिक्विडिटी क्या है, सिक्योरिटीज आर कंसिडर्ड एज लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स एज दे आर मार्केटेबल इन द स्टॉक मार्केट। बट मनी मार्केट में क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट्स आर हाईली लिक्विड होता है। यहाँ तो लिक्विड होता है, और मनी मार्केट में हाईली लिक्विड होता है, एज इट ट्रेडेड इन द डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। और फर्स्ट पॉइंट भी पढ़ लो, पार्टिसिपेंट्स पढ़ लो, ये हमने पढ़ा नहीं था। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, कॉर्पोरेट एंटिटीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स, ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर एंड इंडिविजुअल। बट इसमें क्या होता है, आरबीआई, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल कंपनीज। ये 4 ही कौन होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं मनी मार्केट के। ये 4 मनी मार्केट के होते हैं, और ये बाकी जो है कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं। सेफ्टी, सेफ्टी पढ़ो जरा, ये है पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 पॉइंट सेफ्टी, 7 है एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर रिस्कियर। ये क्या होता है, ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि लॉन्ग टर्म होता है। और ये क्या होता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर जनरली मच सेफर विद मिनिमम रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। और ये क्या होता है, हाई रिटर्न होता है, इसमें लो रिटर्न। भाई साहब, रिस्क अगर कम है तो रिटर्न भी कम होगा, ज़्यादा रिस्क तो ज़्यादा रिटर्न, ऐसे आप याद रखना है, सिंपल सी बात है। फिर आते हैं क्या, प्राइमरी मार्केट का मीनिंग। तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। मैंने कहा था ना, जब नया शेयर इशू होता है मार्केट में, नया शेयर, डिवेंचर्स फर्स्ट टाइम इशू करती है कोई कंपनी, तो उसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। वो प्राइमरी मार्केट में इशू करना होता है। सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, एक नाम याद आता होगा या आपने सुना होगा, आईपीओस। आजकल IPO होता है, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो फर्स्ट टाइम जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो वो प्राइमरी मार्केट में करना होता है, राइट। क्योंकि फर्स्ट टाइम कंपनी इशू करती है तो बाकी लोग बाय करते हैं। और उसी शेयर को अगर मान लो ये कोई कंपनी है, कौन सी कंपनी है, मान लो रिलायंस की है, जियो कंपनी, राइट। तो जियो कंपनी ने शेयर इशू करना है पब्लिक को। जो आपने 12th क्लास के अंदर, मतलब अकाउंट्स के चैप्टर में आपने जो इशू ऑफ शेयर्स पढ़ा था ना, वो वाला, तो पब्लिक को इशू करती है, राइट। ये पब्लिक है, तो ये इसे बोलते हैं IPOs। फर्स्ट टाइम इशू कर रहा है तो प्राइमरी मार्केट में करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस इशू करता है, एडवर्टीजमेंट करता है, राइट, और फिर इशू किया जाता है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट के लिए सारी एंट्री आपने पढ़ा था, ये वही है। बट अगर मान लो ये है मिस्टर राम ने, रिलायंस जियो ने जैसे ही शेयर इशू करा तो राम ने खरीद लिया। अब राम ने इस शेयर्स को क्या करा, या तो अपने पास रखेगा, ये चाहेगा तो ये बाद में फर्दर ये सेल कर सकता है किसी दूसरे पर्सन को,
या किसी दूसरे पर्सन को, किसके थ्रू, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेज होते रहता है ना, वो पुराने शेयर्स का जो होते रहता है सेल परचेज, वो आपका सेकेंडरी मार्केट में होता है। बट जब फर्स्ट टाइम क्या होता है, राम ने खरीदा, दैट इज कॉल्ड पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर, कंपनी से डायरेक्टली खरीदा, वो आपका प्राइमरी मार्केट के अंदर आता है। नाउ यू आर इजिली अंडरस्टैंड, राइट। तो आप आसानी से आप समझ गए होंगे। नाउ कम टू द पॉइंट। तो क्या कह रहा है, प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू मार्केट, न्यू इशू मार्केट। It is a market for selling new security issued for the first time. Primary market facilitates transfer of investable funds from saver to enterprises and entrepreneurs. फिर क्या, funds raised from the primary market are mainly used for the setting up new project, expansion, diversification, modernization of existing project, merger and take over etc. Right? This is the meaning of primary market. Now come to the point. नेक्स्ट है क्या, मेथड ऑफ फ्लोटेशंस। मेथड ऑफ फ्लोटेशंस क्या होता है, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर थ्रू सेल या ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, ईपीओज। आ गया ना ईपीओ। तो ये 5 चीजें आपको इसके अंदर पढ़ना है कि प्राइमरी मार्केट के अंदर कैसे कैसे हम लोग फंड जो है क्या करते हैं, रेज करते हैं, या कैसे कैसे फ्लोटेशंस किया जाता है। तो दीज आर दी 5 मेथड्स विच आर बेसिकली व्हाट यूज्ड इन प्राइमरी मार्केट। सबसे पहला क्या, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। तो जो आपने अकाउंट्स के चैप्टर्स में इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ा था ना, जो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस किया जाता है वही है सेम, राइट। पहले क्या होगा, प्रोस्पेक्टस निकालेगा, मार्केट में एडवर्टीजमेंट देगा, सारी चीजें, फिर वो शेयर्स को इशू करता है। तो इसमें क्या लिखा है, इट इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ रेजिंग फंड्स विच इन्वॉल्व्स इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द पब्लिक थ्रू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अ prospectus makes a direct appeal to investor to raise capital through an advertisement in the newspaper, magazines, or you can say electronic media, right? Offer for sale. Second है क्या, offer for sale. In this method, security to be issued, यहाँ पे अलग अलग होना चाहिए, issued are offered for sale through intermediaries like इशूइंग हाउसेस और स्टॉक ब्रोकर्स इशूइंग हाउस। आज के डेट में इंटरमीडियरीज जो होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, शेयर्स वगैरह को सेल करवाते हैं। तो वो होता है ऑफर फॉर सेल। दी कंपनी सेल सिक्योरिटीज टू इंटरमीडियरीज और ब्रोकर्स एट एन एग्रीड प्राइस एंड ब्रोकर रीसेल देम टू इन्वेस्टर एट अ हायर प्राइस। तो उससे ब्रोकर्स कमीशन ये सब चीज़ें लेते हैं या कम प्राइस पे लेते हैं और बाद में पब्लिक को वो सेल करते हैं। तो वो होता है क्या, बेसिकली ऑफर फॉर सेल। थर्ड है क्या, प्राइवेट प्लेसमेंट। It refers to the process of allotment of securities by companies to institutional investors and some selected individual। किसी कुछ selected individual वगैरह को, प्राइवेट लोगों को जब शेयर्स इशू किया जाता है उसे बेसिकली प्राइवेट प्लेसमेंट बोला जाता है, राइट। फिर है क्या, राइट इशू। तो राइट इशू बेसिकली क्या होता है, इट इज अ मेथड ऑफ इशू इन विच न्यू शेयर्स आर ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर। सिंपल मैं बोलूँ ना, अगर मान लो आपके पास ऑलरेडी जियो का शेयर है, अगर आपने जियो का या रिलायंस कंपनी का शेयर आपने बाय कर रखा है पहले से, और इन फ्यूचर या आगे चल के मान लो रिलायंस कंपनी कोई नया शेयर इशू करती है मार्केट में, तो सबसे पहले वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ ऑफर देती है, कुछ राइट्स देती है। राइट्स क्या होते हैं, बेसिकली कम प्राइस पे, राइट। एक होता है बोनस शेयर, एक होता है राइट शेयर। तो राइट शेयर में क्या होता है ना, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोलती है कि भाई हम दोबारा से नए शेयर्स मार्केट में इशू कर रहे हैं, तो क्या आप बाय करना चाहोगे। अगर आप बाय करना चाहोगे तो आपको हम कम प्राइस में देंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी क्या हो, ओनर ऑफ दिस कंपनी हो, और यही कंपनी नए शेयर इशू करना चाहती है मार्केट में। तो पहले आपको क्या करेंगे, पहले आपको खरीदने का मौका देंगे, राइट। तो ये होता है बेसिकली राइट इशू शेयर। तो जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जब भी कोई कंपनी न्यू शेयर इशू करती है तो पहले ऑफर करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इन अ प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ शेयर्स एज दे ऑलरेडी पोजेस, एंड इट इज राइट गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू सब्सक्राइब दी न्यू शेयर। सिंपल सी बात है। फिर आते हैं ईपीओज। ईपीओज इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट लगा लो, इसके बारे में अच्छे से लर्न करके जाना है। इट इज अ मेथड ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज थ्रू ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। और ईपीओ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये आपको भी याद रख लेना है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर्स, राइट। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। फिर आगे क्या लिखा है, सेकेंड पॉइंट, अ कंपनी प्रपोजिंग टू इशू कैपिटल टू पब्लिक थ्रू ऑनलाइन सिस्टम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज हैज एंटर इनटू अग्रीमेंट विद द स्टॉक एक्सचेंज। दिस इज कॉल्ड एन ई इनिशियल ऑफर, यानी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक ऑफर। यहाँ पे लिखा हुआ भी है। रजिस्टर्ड brokers of SEBI have to be appointed for the purpose of accepting application and placing offer with the company। सिंपल बात है। EPOs का मतलब क्या होता है आज के डेट में, जब भी कोई न्यू कंपनी, भाई EPOs इलेक्ट्रॉनिकली, ये क्या होता है, सेबी के अंदर क्या होता है, रजिस्टर्स कराना होता है ब्रोकर्स वगैरह को, राइट। फिर स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी को रजिस्टर्स कराना पड़ता है। फिर उसके बाद जब वो इशू करती है न्यू शेयर्स टू दी
पब्लिक इन द मार्केट राइट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, तो वो आपका क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक आईपीओज कहलाता है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सेकेंडरी मार्केट में। तो हमने पढ़ा कि इतने 5 मेथड्स हैं ऑफ फ्लोटेशन। वन इज ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस डायरेक्टली, फिर है ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल जिसमें इंटरमीडिएट आ जाता है, बीच में कोई ब्रोकर वगैरह आ जाता है, वो सेल कराता है। प्राइवेट प्लेसमेंट यानी कि कोई प्राइवेट लोगों को हमने डायरेक्टली सेल किया है। राइट इशू, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करना, राइट। और ईपीओस यानी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कोई न्यू शेयर्स को इशू करना, दैट्स कॉल्ड ईपीओस। फिर सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है भाई साहब, तो सेकेंडरी मार्केट सिंपल मींस स्टॉक एक्सचेंज, राइट। तो द सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक मार्केट एंड या स्टॉक एक्सचेंज, मैंने पहले बता दिया और यहाँ पे भी लिखा हुआ है स्टॉक एक्सचेंज बोलो, स्टॉक मार्केट बोलो। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब वही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई स्टॉक, मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राइट। तो दीज आर द टू स्टॉक एक्सचेंज। तो पढ़ो जी पढ़ो, सेकेंडरी मार्केट का मतलब है स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज। आगे बोला है क्या, इट इज द मार्केट फॉर परचेज और सेल ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स या एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज इंक्लूड शेयर्स, डिवेंचर्स, सारी चीजें, बॉन्ड्स वगैरह सब। तो सिक्योरिटीज ऑलरेडी सोल्ड इन द प्राइमरी मार्केट, जो सिक्योरिटीज ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट में सेल किया हुआ है उसी को जब दोबारा सेल किया जाता है, राइट ना, तो वो कहाँ पे होगा, स्टॉक एक्सचेंज में होगा, और उसे ही हम लोग सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। फिर क्या लिखा, इट हेल्प्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर टू डाइवेस्ट एंड अट्रैक्ट फ्रेश इन्वेस्टर टू एंटर द मार्केट। सिक्योरिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रेडेड, क्लियर्ड, सेटल्ड विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और प्रेस्क्राइब बाय द सेबी। जो भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसके बारे में भी हमें आगे टॉपिक्स के अंदर पढ़ना है, तो जो भी रेगुलेशन सेबी बनाती है उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है, उस सिक्योरिटीज़ का सेल परचेज होता है सेकेंडरी मार्केट में। फिर आगे चल के है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, तो फटाफट पढ़ लो। सेकेंडरी मार्केट सिंपल मींस न्यू इशू मार्केट, और ये क्या है, प्राइमरी मार्केट का मतलब न्यू इशू मार्केट, सेकेंडरी मार्केट का मतलब होता है स्टॉक एक्सचेंज। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, देयर इज अ सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय न्यू कंपनीज न्यू शेयर इशू करती है, न्यू सिक्योरिटीज इशू करती है, राइट। न्यू शेयर इशू करती है कौन, या तो न्यू कंपनी या एग्जिस्टिंग कंपनी भी, ओल्ड कंपनी भी नए शेयर जब इशू करती है वो प्राइमरी में ही करती है, लेकिन ओल्ड कंपनी, ठीक है, ओल्ड शेयर को जब दोबारा से सेल परचेज होता है मार्केट में, वो स्टॉक एक्सचेंज में, वो कैपिटल मार्केट में होता है, सॉरी सेकेंडरी मार्केट में होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय कंपनी टू द इन्वेस्टर डायरेक्टली, और इसमें क्या है, ओनरशिप ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी इज एक्सचेंज। तो बेसिकली क्या होता है, जो पहले पर्सन खरीद रखा था वही सेम पर्सन दोबारा से दूसरे पर्सन को सेल करता है, तो कैपिटल मार्केट में होता है। तो उस केस में ओनरशिप सिर्फ एक्सचेंज होता है, ट्रांसफर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के साथ कंपनी का डायरेक्ट रिलेशन होता है, वो फर्स्ट टाइम डायरेक्टली कंपनी सेल करता है उस पर्सन को। फिर क्या है, द फ्लो ऑफ फंड्स इन द फॉर्म ऑफ सेवर्स टू इन्वेस्टर, दैट इज प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन, बट यहाँ पे क्या होता है, इनहेंस in cashability, that is liquidity of shares, and the secondary market indirectly promotes capital form। ये indirectly promote करता है, ये indirectly promote करता है, और ये directly promote करता है। थर्ड है क्या, only buying of securities take place in the primary market, securities cannot be sold। बट इसमें क्या होता है, both, एक तो buying है and selling of securities can take place in stock exchange, बट यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ buying ही होता है securities का। फिर है क्या, प्राइजेज आर डिटरमाइंड एंड डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। यहाँ पे प्राइस कौन डिटरमाइन करता है, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, बट यहाँ पे प्राइस कौन होता है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे मार्केट के अंदर होता है सिक्योरिटीज का प्राइस डिसाइड स्टॉक मार्केट में। देयर इज नो फिक्स जोग्राफिकल लोकेशन, बट यहाँ पे लोकेशन क्या होता है, फिक्स होता है, स्पेसिफाइड होता है। फोर्थ पॉइंट इज आवर स्टॉक एक्सचेंज। हमें टोटल 5 ही पॉइंट्स पढ़ने थे, इसके अंदर 3 हमने ऑलरेडी निपटा दिए हैं, दिस इज 4th टॉपिक, इसके बाद एक और टॉपिक है, बट ये दोनों टॉपिक थोड़े बड़े। तो 4th टॉपिक इज स्टॉक एक्सचेंज। तो फटाफट जरा निपटाते हैं हम लोग, अभी हमारा हो गया है टाइम 39 मिनट्स, राइट। तो हम लोग कोशिश करेंगे विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर ये चैप्टर्स को निपटा देंगे, यानी कि रिवाइज करके खत्म कर लेंगे। स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ध्यान से पढ़ो जरा। अ स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एज वेल एज सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। जो ऑलरेडी शेयर्स प्राइमरी मार्केट में हमने इशू किया था, उसी शेयर्स को दोबारा से जब सेल और बाय करने का क्या करता है, स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, राइट ना, जो फैसिलिटेट करता है, जो प्रोवाइड कराता है एक प्लेटफॉर्म, किस चीज़ के लिए, सेल और परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी मतलब डिवेंचर्स, शेयर्स सारे। इट इज प्राइमरी
sorry, it is a market which facilitates the exchange of securities, that is shares, debentures, bonds, etc. सारी चीजें into money and vice versa according to Securities Contracts Regulation Act 1956. Stock exchange means any body of individual, whether incorporated or not, constituted for the purpose of assisting, regulating and controlling the business of buying and selling और डीलिंग इन सिक्योरिटीज। सिंपल ये मीनिंग दिया हुआ है, राइट। फिर उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, क्या फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन कौन से फंक्शन है जो स्टॉक एक्सचेंज करता है, कौन कौन से काम स्टॉक एक्सचेंज करता है, राइट। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। सेकंड है क्या, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। थर्ड है सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शंस। फोर्थ है क्या, कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड फिफ्थ है क्या, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, राइट। तो दीज आर दी 5 फंक्शंस विच बेसिकली व्हाट प्रोवाइड्स बाय द स्टॉक एक्सचेंज। तो ये 5 वो फंक्शंस है जो स्टॉक एक्सचेंज करती है। कौन कौन से, सबसे पहले तो प्रोवाइड कराती है इक्विडिटी, लिक्विडिटी, marketability of existing securities, right? So it gives investor to a platform to divest or reinvest their securities and thus provide both liquidity and easy marketability to already existing securities in the market. Second है क्या, pricing of security. The forces of demand and supplies of shares determine the shares price of stocks. तो ये मैं सिर्फ रीड आउट करा दे रहा हूँ, आप आसानी से समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट ना। तो ये बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो इसलिए टेंशन में मत आना, राइट। मेनली है आपको पॉइंट लर्न करना। तो मेन अगर आप पॉइंट लर्न कर लेते हो तो आप आसानी से एग्जाम के अंदर लिख सकते हो। पॉइंट अगर नहीं लिख के आओगे एग्जाम के अंदर तो आपको नंबर मिलेगा कम। पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे तभी नंबर ज़्यादा मिलेगा। और हेडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू लर्न, चाहे रट्टा लगाओ चाहे कैसे भी करो, आपको हेडिंग्स जो है वो लर्न करके रखना है, लर्न करके एग्जाम के अंदर जाना है। हेडिंग्स नहीं लिखोगे आपके नंबर आएंगे कम। हेडिंग्स अगर आपको आता है, उसके अंदर के कंटेंट थोड़े बहुत ऊपर नीचे करके भी लिख दोगे तो आपको मार्क्स पूरा का पूरा मिलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना है बिजनेस स्टडी में। चाहे केस स्टडी भी आता है तो उस केस में भी आपको पॉइंट लिखना पड़ता है। तो थर्ड टॉपिक है क्या, थर्ड फंक्शन से क्या, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। द मेंबरशिप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज वेल रेगुलेटेड एंड इट्स डीलिंग्स आर वेल डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क। तो इसलिए कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकता, कोई भी धोखाधड़ी नहीं कर सकता, सारे रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करता है स्टॉक एक्सचेंज। तो इसीलिए क्या है, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन्स होता है। फोर्थ है क्या, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। और स्टॉक एक्सचेंज जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में भी काफ़ी उसका कंट्रीब्यूशन होता है ना। सुनते होगे अगर आप, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जैसे BSE का या फिर NSE का मार्केट में प्राइजेस क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। कभी कभी सुना होगा आपने कि स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस जो इतने से डिक्रीज हो गया, काफ़ी बुलिश हो गया, काफ़ी बियरिश हो गया, राइट। तो जब मार्केट में क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, क्योंकि उससे जो है आपके रुपए, डॉलर, इन सब पे काफ़ी इफेक्ट होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे असर करता है। और अगर स्टॉक मार्केट गिर जाता है, राइट, या गिरने लगता है तो आपका जो है इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी वो काफ़ी असर करेगा। क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ खतरे में आ सकती है, या यू कैन से GDP रेट जो है वो भी, उस पर भी अफेक्ट आता है। प्राइजेस ऑफ बेसिकली डॉलर और इंडियन रुपी का जो प्राइस का फ्लक्चुएशंस आते रहता है, तो उसमें प्राइस इंडियन रुपी की जो वैल्यू होती है क्या हो जाती है, मार्केट अगर गिरता है तो इंडियन रुपी का वैल्यू भी गिरने लगता है इन कंपैरिजन टू डॉलर, राइट। तो ये चीज़ क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ भी आपको समझ के रखना है कि क्या करता है, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर है क्या, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। तो द स्टॉक एक्सचेंज प्ले अ वाइटल रोल इन इंश्योरिंग वाइडर शेयर ओनरशिप बाय regulating new shares, better trading practices and taking effective steps in the educating the public about investment. और लास्ट जो है फंक्शन जो है, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। तो स्पेकुलेशन एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड विद इन दी प्रोविजंस ऑफ लॉ अंडर रिस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल मैनर। एंड फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। तो ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर्स क्या होता है, ध्यान से पढ़ो। ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज इज एग्जीक्यूटेड थ्रू ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। आज के डेट में जितने भी ट्रेडिंग होते हैं ना भाई साहब, ट्रेडिंग कैसे होता है, सिंपल बात है। ट्रेडिंग का मतलब स्टॉक एक्सचेंज में होता है ना, बॉम्बे स्टॉक आजकल ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर पे, राइट, नेट के थ्रू हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन करा के। तो वही सारी चीज़ें इसके अंदर बताया हुआ, वही सारी चीज़ें बताया हुआ है कि ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर्स कैसे कैसे होता है, कैसे ट्रेडिंग किया जाता है, फिर उसका सेटलमेंट, पैसे देना और पैसे लेना कैसे सेटल किया जाता है, वो चीज़ बताया हुआ है। तो आज के डेट में सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। तो ट्रेडिंग इज डन इन दी ब्रोकर्स ऑफिस through a computer terminal. A stock exchange has its main computer system with many terminals spread across the countries, यानी वर्ल्ड वाइड भी होता है exactly.
Trading in securities is done through brokers who are members of stock exchange. Every broker have access to computer terminal that is connected to the main stock exchange. In this screen based trading, a member logs on the onto the site, and any information about the shares, company, member, etc. are price at which he or she is willing to buy or sell fed into the computer. The software is so designed that the transaction will executed, and when matching order is found from a counterparty, the computer in the broker's office constantly matches the order at the best bid and offer prices. Those that are not matched remain the on screen and are open for future matching during the day. सिंपल इन सब का अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो देखो भाई, आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग कैसे होता है। सबसे पहले आपको ना एक डीमेट अकाउंट ओपन कराना होता है। वो बहुत सारे बैंक जो है डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं। साथ साथ में अगर आप चाहो तो कई सारे अदर से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलो या ब्रोकर्स लोग हैं। फॉर एग्जांपल अपस्टॉक है, ठीक है, एक आपका एडलवीज है, राइट, उसके अलावा एक वो झनोदा करके भी है। तो ये सारे के सारे इनके यहाँ पे आप जो है अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। जब आप डीमेट अकाउंट ओपन कराते हो ना, तो बेसिकली ट्रेडिंग कैसे होता है, जब आप एक आईडी पासवर्ड आपको मिलता है, राइट, उस आईडी पासवर्ड से आप अपने लॉगिन करते हो कंप्यूटर पे। तो वहाँ पे क्या होता है ना, आपको बिडिंग करनी होती है। बिडिंग का मतलब क्या होता है, आपको कितने शेयर्स लेने हैं, उसमें नंबर डालने हैं कि आई वांट टू बाय शेयर्स ऑफ रिलायंस कंपनी 50 नंबर्स, कितने प्राइस पे बाय करना है। अगर मान लो मार्केट में प्राइस चल रहा है 1600 1800, तो 1801 रुपये में अगर आप बाय करना चाहते हो तो वहाँ पे टाइप कर देना होता है कि भाई 50 शेयर्स चाहिए, 1801 रुपये पे चाहिए। अगर मार्केट में अभी चल रहा है कितना, 1900 रुपये, तो वहाँ पे आप 1801 रुपये डाल के लिख दो कि भाई 1900 से घट के जैसे ही 1801 रुपये पे आएगा तो आपका 50 शेयर ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। तो ये पहले वहाँ पे फीड करके रखना होता है, कंप्यूटर में फॉर्म टाइप ऑलरेडी बना होता है। वैसे ही सेम अपोजिट होता है सेल करने के लिए कि भाई आपको सेल कितने में करना है। तो मान लो 50 शेयर्स को आपको आपने खरीदा 1801 रुपये में, और अगर आपको बेचना है 1810 रुपये में, तो 50 शेयर 1810 रुपये का जैसे होगा तो सेल हो जाए, ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो आप इधर से बिड, मान लो आप सेल करना चाहते हो 50 शेयर्स 1810 रुपये में, सेम एज इट इज़ कोई अदर पर्सन कहीं और कंप्यूटर पर बैठा होगा इंडिया के किसी दूसरे कोने में, और वो बाय करना चाहता है, उसने भी सेम बिड लगाया होगा कि भाई मैं 40 शेयर्स खरीदना चाहता हूँ 1810 रुपये में। तो आपका उसका जैसे ही मैच हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली वो सेल हो जाता है, और आपके लिए सेल हो जाएगा, उसके लिए वो बाय हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या होता है, सारी चीज़ें ऑनलाइन सिस्टम चलते रहती हैं। वैसे मेरे पास भी है अकाउंटिंग, मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, डीमेट अकाउंट है, बट यहाँ पे मैं शो नहीं कर रहा अभी फिलहाल, राइट, बिकॉज ये फास्ट रिवीजन है। रेगुलर क्लास में मैं थोड़ी बहुत ये चीज़ें बता देता हूँ। नाउ कम टू द पॉइंट सेकेंड, या यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम एंड और ऑन स्क्रीन या स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग हैज़ सर्टेन एडवांटेज। तो क्या क्या एडवांटेज होता है ये ज़रा पढ़ते हैं हम लोग। इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी as it allows participants to see the prices of all securities in the market while business is being transacted, राइट। तो जब बिजनेस ट्रांजेक्टेड हो जाता है, राइट, तो जब मार्केट खत्म होता है, मार्केट स्टार्ट कब होता है, 9:15 बजे स्टार्ट हो जाता है और 3:15 बजे बंद होता है मार्केट, राइट। ये चीज़ आपको टाइमिंग बता दी स्टॉक एक्सचेंज का जो मैं बता रहा हूँ सिक्योरिटीज़ वगैरह के लिए। तो 3:15 बजे अगर मार्केट क्लोज हो जाता है तो उसके बाद भी लॉगिन करके आप अपने अकाउंट में ये चेक कर सकते हो कितने का अमाउंट आपने खरीदा, कितने का बेचा। तो ये बेसिकली ट्रांसपेरेंसी को दर्शाता है कि भाई आपने पूरे दिन में कितना खरीदा, पूरे महीने में कितना सेल या बाय जो भी करा है, तो उसका पूरा डेटा रहता है, वहाँ पर रिकॉर्ड रहता है। सेकेंड पॉइंट है, इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग पास्ड ऑन, दस हेल्पिंग इन फिक्सिंग प्राइस एफिशिएंटली, राइट। थर्ड है, इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस सिंस देयर इज रिडक्शन इन टाइम, कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ एरर। सिंपल सी बात है, कंप्यूटराइज होता है आज के डेट में सारी चीज़ें, तो क्या करता है, आपका टाइम सेव करता है, कॉस्ट सेव करता है, और रिस्क ऑफ एरर, गलती होने के चांसेस को भी बचाता है। पहले के ज़माने में कंप्यूटर जब नहीं था तो उस टाइम पे क्या हो जाता था, डायरेक्टली ऐसे हैंड टू हैंड पर्सन लोग सेल करते थे, उसमें एरर होने के चांस ज़्यादा होते थे, रिस्क ज़्यादा रहता था, कॉस्ट ज़्यादा लगता था और टाइम भी ज़्यादा लगता था। लेकिन आज की डेट में क्या होता है, सारी चीज़ें कम हो गई। फिर क्या कह रहा, फोर्थ पॉइंट, पीपल from all over country and even abroad who wish to participate in the stock markets can sell or buy securities through broker or members. फिर क्या, फिफ्थ है, a single trading platform has been provided as business is transacted at the same time in all trading centers. फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, these
दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्टेप्स इन ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट। तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ट्रेडिंग में और सेटलमेंट में? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक ब्रोकर को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने बताया ना, आप अपस्टॉक यार, अपस्टॉक छोड़ो, मैं ये लिख देता हूँ ना, ये लो मैं दिखाई देता हूँ, सुनो भाई सुनो, ये रहा, मेरे को अब एग्जैक्टली नहीं पता ना, ये रहा अपस्टॉक्स। ये यहाँ पे शायद शो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। ये एक वो क्या है, आप ब्रोकर कह सकते हो इसको, राइट। इसके थ्रू आप डीमेट अकाउंट ओपन करा के कर सकते हैं। एक एडलवीज है, ये है एडलवीज। अच्छा इसमें हो नहीं रहा है क्या? ओके, ये कुछ प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रहा। एक जिनोदा भी होता है, जिनोदा.com, कोई भी यहाँ पे वो नहीं हो। अच्छा ओहो, इसलिए नहीं हो रहा ना क्योंकि वाईफाई पे बंद कर रखा था। देखो देखो, ये है आपका जिनोदा.com, इसके थ्रू आप अकाउंट, अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। मैं नाम बता देता हूँ, और ये एक आपको आईडी पासवर्ड देगा, फिर इसके थ्रू आप लॉगिन वगैरह करके ट्रेडिंग कर सकते हो। इसमें भाई पहले डीमेट अकाउंट ओपन कराना होता है, फिर अपना बैंक अकाउंट को इंटरलिंक करना होता है, फिर वहाँ से आप पैसे अपने डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो, फिर सेल और परचेज करते हो सिक्योरिटीज़ का। तो जिनोदा बता दिया, अप स्टॉक बता दिया मैंने, दीज आर दी इंटरमीडिएरीज जिसके थ्रू आप डीमेट अकाउंट खुला सकते हो। और एक और है एडलविज, तो मेरे पास एडलविज का है बेसिकली, तो मैंने अपना डीमेट अकाउंट एडलविज के साथ खुलवाया हुआ है, राइट। तो इसके थ्रू मैं ट्रेडिंग वगैरह करता हूँ। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी ऑलरेडी। नाउ कम टू द पॉइंट। तो पहले क्या करना होता है, ध्यान से देखो, हम लोग कहाँ पे थे, अरे यस हम लोग यहीं पे थे ना। तो ये रहा, यस। तो भाई कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ट्रेडिंग और सेटलमेंट करने में, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? तो देखो, सबसे पहले आपको एक ब्रोकर को फाइंड आउट करना होता है। First broker who is a member of stock exchange has to be selected as they can only trade on the stock exchange। क्योंकि हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं करते, हमें पहले ब्रोकर फाइंड आउट करना होता है जो ऑलरेडी क्या है, स्टॉक एक्सचेंज में मेंबर्स हैं। फिर क्या है, प्लेसिंग द ऑर्डर, एंड इन्वेस्टर स्पेसिफाइज द टाइप एंड नंबर ऑफ सिक्योरिटीज दे वांट टू बाय और सेल टू अ ब्रोकर। फिर है एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, फिर उसके बाद क्या है, द ब्रोकर विल बाय और सेल द सिक्योरिटीज एज पर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जो कि हमने या इन्वेस्टर ने दिया हुआ है। फिर लास्ट में क्या हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है। ट्रांजैक्शंस ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज आर कैरिड आउट इन ईदर कैश बेसिस और कैरी ओवर बेसिस, दैट इज बदला। द टाइम पीरियड फॉर विच द ट्रांजैक्शंस आर कैरिड फॉरवर्ड इन रेफर टू एज अकाउंट विच वेरी। तो इस टाइप से बाद में फिर क्या हो जाता है, सेल किया बाय किया, एक टाइम दिया जाता है, फिर उसमें कैश का पेमेंट कर लो, कैश का रिसीव कर लो, बस हो गया खत्म कहानी, और साथ में शेयर्स वगैरह डिलीवर कर दो। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, डीमैटेरियलाइजेशंस एंड डिपॉजिटरीज। तो डीमैटेरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय इन्वेस्टर इन फिजिकल फॉर्म आर कैंसल्ड एंड इन्वेस्टर इज गिवन एन इलेक्ट्रॉनिकली एंट्री और नंबर सो दैट ही और सी कैन होल्ड इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इन द अकाउंट। सिंपल बात है, डीमैटेरियलाइजेशन मतलब क्या होता है, जब फिजिकल फॉर्म में कोई इन्वेस्टर कोई शेयर्स या सिक्योरिटीज खरीदता है ना, फिर उसको कैंसिल करके जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको शेयर्स वगैरह दिया जाता है, ताकि वो क्या कर दे, रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करे, आराम से अपना बैलेंस इन अकाउंट हो जाए, तो उसको डीमैटेरियलाइजेशंस कहते हैं। और डिपॉजिटरी का मतलब क्या होता है, एन इन्वेस्टर हैज़ टू ओपन अ डीमेट अकाउंट विद द ऑर्गेनाइजेशंस कॉल्ड डिपॉजिटरीज। दी सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ मेड इट मैंडेटरी फॉर सेटलमेंट procedures to be demat form of certain securities. Holding shares in demat form is very convenient as it is just like bank account, even transactions can be connected। देखो भाई ये क्या होता है ना, ऑफलाइन, ये ऑफलाइन मतलब जो लोग या सिंपली से आज के डेट में तो सारे ऑनलाइन होते हैं, तो डीमेट अकाउंट के थ्रू होता है, राइट। और पहले जब होते थे कंप्यूटर वगैरह नहीं होता था, तो ऑनलाइन वगैरह नहीं होता था, तो उस केस में पहले क्या होता था, फिजिकली शेयर्स वगैरह को खरीदा जाता था, राइट। तो फिजिकली जब शेयर्स वगैरह को खरीदा जाता था, तो जब कंप्यूटराइज वगैरह आ गया, ऑनलाइन वगैरह आ गया, तो उस टाइम पे फिजिकली सारे हटा के उसको क्या कर दिया गया, डीमैटेरियलाइज करके, डीमैटेरियलाइज मतलब फिजिकली सारे कैंसिल करके उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स वगैरह दे दिया गया। तो ये होता है डीमैटेरियलाइजेशन और ये होता है डिपॉजिटरीज का मीनिंग। आगे है क्या, वर्किंग ऑफ डीमैट सिस्टम। तो डीमैट सिस्टम का कैसे कैसे काम होता है, ध्यान से देखो। आइडेंटिफाई अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट लाइक बैंक और ब्रोकर्स। तो बैंक को फाइंड आउट करो या ब्रोकर को फाइंड आउट करो, उसमें एक अकाउंट ओपन करो, दैट इज कॉल्ड डीमैट अकाउंट। कंप्लीट अकाउंट ओपनिंग फॉर्मेलिटीज एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट देने होते हैं, पैन नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, एड्रेस प्रूफ, बहुत सारी चीज़ें देनी होती हैं। तो ये फॉर्मेलिटीज़ और डॉक्यूमेंटेशन देना होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, द फिजिकल सर्टिफिकेट इज टू बी
given to the DP along with the dematerialization request form. फिर है if shares are applied in public offer, simple details of DP and demat accounts are to be given. If through broker the DP is to be instructed the debit of account with the number of shares the broker then pay the persons for the shares sold फ्रॉम दी पेमेंट रिसीव्ड एंड ऑल दिस ट्रांजेक्शन आर टू बी कम्प्लीटेड विद इन 2 days. ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन 2 दिनों के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाता है. और फिर यहाँ पे T+2 days वगैरह क्या होता है, टाइम होता है शेयर्स पेमेंट वगैरह डिलीवरी वगैरह इन सब चीज़ों के लिए. तो ये क्या है, वर्किंग ऑफ डीमेट सिस्टम का ये प्रोसीजर, ये चीज़ आपको लर्न कर लेना है अच्छे से. फिर है क्या, डिपॉजिटरी. तो अभी अभी हमने पढ़ा था डिपॉजिटरी का मतलब क्या है. सेबी हैज़ डेवलप्ड अ न्यू सिस्टम टू ओवरकम द डिफिकल्टीज रिलेटेड टू दी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म. पहले के ज़माने में जो फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफर वगैरह शेयर्स का होता था उसमें काफ़ी कठिनाई, काफ़ी दिक्कत होती थी. तो सेबी ने क्या किया है, डिपॉजिटरीज, ये नया सिस्टम जो है, इस डिफिकल्टीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया, मार्केट में लाया गया डिपॉजिटरीज वाला सिस्टम, राइट. तो इसके अंदर क्या होता है, इन दिस सिस्टम ट्रेडिंग इन शेयर्स इज मेड कंपलसरी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू डिपॉजिटरीज सर्विस सिस्टम एंड डीमेट अकाउंट सिस्टम. तो पहले जब नहीं होता था तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आती थी, तो उसको हटाने के लिए फिर डिपॉजिटरी लाया गया. इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, अ बैंक कीप्स मनी इन इट्स कस्टमर इन सेफली इन द सेम वे ऑफ डिपॉजिटरी ऑल्सो लाइक अ बैंक एंड कीप सिक्योरिटीज शेयर डिवेंचर बुक्स वगैरह सारी चीज़ सेफली रखता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. जैसे कैश को बैंक में सेफ हम रखते हैं, वैसे ही सिक्योरिटीज़ वगैरह को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अच्छे से सेव करके रखा जाता है. फिर क्या है, इन दी डिपॉजिटरीज a securities account can be opened and all shares can be deposited. They can be withdrawn or sold at any time and instructed delivery or receive shares on behalf of the investor can be given. At present there are 2 depositories in India. एक है NSDL National Securities Depository Limited और दूसरा है CDSL Central Depository Service Limited which are also known as depositories participant, that is DP का फुल फॉर्म होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. और ये सारे नाम आपको फुल फॉर्म याद रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, MCQs वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है. आगे बढ़ो, 4 प्लेयर्स पार्टिसिपेट इन दिस सिस्टम. कौन कौन से, वो 4 प्लेयर हैं. एक है डिपॉजिटरी, दूसरा है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इन्वेस्टर्स एंड इश्यूइंग कंपनी. तो ये 4 पार्टीज जो होते हैं, ये 4 प्लेयर्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है इनका काम होता है. और दीज 4 प्लेयर्स बेसिकली क्या है, इस सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं डिपॉजिटरीज के अंदर. अब हम लोग बढ़ते हैं क्या, मेन पॉइंट पे. हमारा मेन टॉपिक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और एक है बॉम्बे स्टॉक ऑफ एक्सचेंज. ये काफ़ी आसान टॉपिक है, कोई उतना ज़्यादा टफ नहीं है, बट है क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए. इससे कई बार क्वेश्चंस या MCQs वगैरह आते रहते हैं, तो ये चीज़ ज़रा ध्यान से आप लोग पढ़ो. हाँ जी, तो सबसे पहले ये देख लो भाई, ये है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बिल्डिंग और ये है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बिल्डिंग. ये बॉम्बे में है. और NSE की कई सारे बिल्डिंग है वैसे, राइट. तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है. तो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज द लेटेस्ट एंड मोस्ट मॉडर्न एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन एक्सचेंज. इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1992 and was recognized as a stock exchange in April 1933. These dates are very very important. MCQs वगैरह के लिए important आप याद रखना है आपको, और क्वेश्चंस भी आते हैं तो उसमें आप लिख दोगे तो और क्या हो जाता है, आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं. इट स्टार्टेड ऑपरेशंस इन 1994 with trading on the wholesale debt market segment. The board of NSE includes senior securities from promoter institutions and eminent professionals without having any representations of the trading members. National Stock Exchange has a total market capitalization of more than 2.27 ट्रिलियन $. इंडियन रुपीज़ नहीं, $. में 2.27 ट्रिलियन का मतलब बहुत ज़्यादा. ट्रिलियन में 9 जीरो होते हैं भाई साहब. 123,000 123, ये क्या होता है, 1000 के बाद हो गया क्या, मिलियन नहीं, 12 जीरो हो गया ना, और फिर ये इतने जीरो हो गए भाई. तो ये होता है 1000, फिर होता है क्या, मिलियन, फिर बिलियन, फिर ट्रिलियन होता है. तो आप समझ सकते हो 1 ट्रिलियन का मतलब इतना है. तो 2.27 ट्रिलियन है भाई साहब. मेकिंग इन द वर्ल्ड्स 11th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज. सर 11th कैसे, तो भाई साहब सभी लगभग सभी देश का अपना अपना स्टॉक एक्सचेंज है, राइट. आपको मैं बता दूं, अमेरिका का भी अलग है, ब्रिटेन का भी अलग है, सबका अलग अलग भाई, चाइना का अलग है. तो पूरे वर्ल्ड वाइज जो है, अगर मैं पैसे की बात करूं, 2.27 ट्रिलियन के साथ 11th पोजीशंस पे है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज.
आगे क्या लिखा हुआ है, ओनली 7,800 कंपनीज आर लिस्टेड ऑन विच ओनली 7,800 कंपनी लिस्टेड हैं, जिसमें से सिर्फ 4,000 जो है ना ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एट BSE एंड NSE, हेंस द स्टॉक ट्रेडिंग एट BSE एंड NSE अकाउंट फॉर ओनली अराउंड 4% ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो सिर्फ 4% ऑफ इंडियन इकोनॉमी का जो है BSE और NSE में क्या होता है, कंपनीज ट्रेड करती है। उसके बाद आ जाओ जी ऑब्जेक्टिव ऑफ NSE। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, NSE वाज सेटअप विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। पहला क्या है, एस्टैब्लिशिंग अ नेशनल वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। सेकेंड क्या है, प्रोवाइडिंग फेयर एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटी मार्केट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। फोर्थ है, इनेबलिंग शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल एंड बुक एंट्रीज सेटलमेंट। फिर है, मीटिंग इंटरनेशनल बेंचमार्क्स एंड स्टैंडर्ड्स। मार्केट सेगमेंट ऑफ NSE कौन कौन सा है, होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट होता है और दूसरा होता है कैपिटल सेगमेंट मार्केट। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या है, ध्यान से पढ़ो जरा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शॉर्ट नेम BSE भी बोलते हैं हम लोग। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, तो BSE क्या है, फॉर्मली नोन एज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। मराठी के अंदर मुंबई रोखे बाजार, मराठी में इसको मुंबई रोखे बाजार बोलते हैं। इज एन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड एट दलाल स्ट्रीट मुंबई। मुंबई में दलाल स्ट्रीट है, वहाँ पे ये लोकेटेड है। तो ये वाली बिल्डिंग भी वहीं की है, दलाल स्ट्रीट की है। तो BSE लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश इन 1875। जब क्या होता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम नहीं होता था, राइट। 1992 में NSE आया है और ये 1875 में, एंड वाज एशियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या था, एशिया का वर्ल्ड वाइड नहीं, एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था अपने ज़माने में। 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था। फिर क्या है, इट वाज ग्रांटेड परमानेंट रिकॉग्निशन अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट 1956। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैज़ फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। जैसे NSE का ऑब्जेक्टिव था, वैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ये ऑब्जेक्टिव्स हैं 5। कौन सा है, टू प्रोवाइड एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट मार्केट फॉर ट्रेडिंग इन इक्विटी डेट इंस्ट्रूमेंट्स डिलीवरीज एंड डेरिवेटिव्स एंड म्यूचुअल फंड्स। एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट। फिर है क्या, टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड कराना, अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर equities of small as well as medium enterprises to ensure activity trading and safeguard market integrity through electronic driven exchange, to provide other services to capital market participant like risk management, clearing, settlement, market data and educations। और लास्ट है क्या, टू कंडक्ट टू कन्फर्म ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। सिंपल ये रहा हमारे पास फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट में बेसिकली आपको ना BSE और NSE के बारे में पढ़ना था। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना था, ट्रेडिंग वगैरह कैसे किया जाता है, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मेन पढ़ना था। तो स्टॉक एक्सचेंज में आपका क्या है, स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। फिर आपको इसके अंदर ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट कैसे किया जाता है ये पढ़ना था। डीमैटेरियलाइजेशंस के बारे में आपको पढ़ना था। स्टेप्स ऑफ ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर्स पढ़ना था, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना था। और एक डिपॉजिटरीज के बारे में भी है और साथ साथ में NSE और BSE के बारे में पढ़ना था। ये था पॉइंट नंबर 4। एंड नाउ वी आर मूविंग टू पॉइंट नंबर 5, दैट इज लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। इसके बाद हमारा क्या है, ये चैप्टर्स पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट अभी क्या है, 1 घंटा हो चुका है। 5 या 10 मिनट और लगाएंगे और ये चैप्टर्स को हम लोग क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो आई होप ये वीडियो जो है आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। इसके अलावा साथ साथ में भाई साहब लाइक तो ज़रूर दबाना है, राइट। और कोई भी डाउट्स होगा, कोई भी रिलेटेड क्वेरीज वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बट अगर ये वीडियो वाकई में आपको हेल्प कर रहा है तो भाई साहब 1 लाइक तो बनता है। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, लाइक का बटन जरूर दबा देना है, राइट। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 5, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 12 अप्रैल 1988 as an interim administrator body to promote orderly and healthy growth of securities market and for इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए और साथ में सिक्योरिटीज मार्केट को ग्रोथ करने के लिए, हेल्दी ग्रोथ करने के लिए ये बनाया गया था, सेबी बनाया गया था। कब, 12 अप्रैल 1988 को। इट वॉज गिवन अ स्टेटरी स्टेटस ऑन 30 जनवरी 1992। और लेकिन इसको स्टेटरी स्टेटस कब मिला था, 1992 में 30 जनवरी को, थ्रू एन ऑर्डिनेंस which was later replaced by the Act of Parliament known as SEBI Act 1992. It seeks to protect the interest of investors in new and second hand securities। चाहे वो नया हो चाहे सेकेंड हैंड हो, दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, दोनों टाइप के सिक्योरिटीज को। SEBI has its headquarter
एट द बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई। तो भाई साहब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी बिल्डिंग मुंबई में ही था, राइट, और इसका भी हेडक्वार्टर, सेबी का हेडक्वार्टर ये भी कहाँ है, बॉम्बे में, बॉम्बे या मुंबई, मुंबई में। आगे क्या बोला है यहाँ पे, एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न साउथर्न वेस्टर्न रीजन ऑफिसेस इन न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद। तो देखो भाई मेन हेडक्वार्टर तो है बॉम्बे में, इसके अलावा इसके नॉर्थ रीजन है, नॉर्थ रीजनल ऑफिस है, साउथ का भी है, ईस्टर्न का भी है और वेस्टर्न का भी है। तो 4 डायरेक्शन है, चारों में 4 डायरेक्शन यानी 4 रीजनल ऑफिसेज भी है। तो दिल्ली कहाँ पे पड़ता है, नॉर्थ में पड़ता है, ईस्ट में कोलकाता होता है, साउथ में चेन्नई होता है और वेस्ट में जो है अहमदाबाद होता है। तो यहाँ पे इसके रीजनल ऑफिसेज भी हैं। इट वाज ओपन लोकल ऑफिसेज एट जयपुर, बैंगलोर एंड ऑल्सो ओपन ऑफिसेज इन गुवाहाटी, भुवनेश्वर, पटना, कोची, चंडीगढ़ इन फाइनेंशियल ईयर 2013-14। तो इसके बारे में सारी चीज़ें लिखा हुआ, ये है सेबी का बेसिकली क्या है, बिल्डिंग है, मैप नहीं बिल्डिंग बोल सकते हो, राइट। फिर है क्या, रीजंस फॉर एस्टैब्लिशिंग सेबी। तो सेबी का एस्टैब्लिश करने का क्या मेन कारण है, द कैपिटल मार्केट हैज विटनेस्ड अ tremendous growth during 1980s, characterized particularly by the increasing participation of the public, this ever expanding investor populations and market capitalization led to variety of malpractices or on part of companies, brokers। देखो भाई धीरे धीरे जैसी स्टॉक मार्केट बड़ा हुआ ना, तो फ्रॉड होने के चांसेस, धोखाधड़ी होने के चांसेस या धोखाधड़ी वगैरह भी ज़्यादा बढ़ गया। तो इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली सेबी बनाया गया 1992 में। सिंपल सी बात है। आगे क्या लिखा है, पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी। तो क्या होता है, टू द इशूअर्स टू प्रोवाइड मार्केट प्लेस, टू द इन्वेस्टर इट शुड बी प्रोवाइड प्रोटेक्शन। तो भाई इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इशूअर्स को वो प्लेस देने के लिए जहाँ पे वो शेयर्स वगैरह इशू कर पाए, और इंटरमीडिएट के लिए इट शुड ऑफर अ कॉम्पिटिटिव, प्रोफेशनलाइज्ड और एक्सपेंडिंग मार्केट। तो इंटरमीडियरीज के लिए कॉम्पिटिटिव, प्रोफेशनलाइज एंड एक्सपेंडिंग मार्केट प्रोवाइड कराने के लिए सेबी बनाया गया। या सेबी का पर्पस है इशूअर्स को मार्केट प्लेस देने के लिए, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शंस देने के लिए बनाया गया। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी क्या है, तो फटाफट पढ़ लेते हैं जरा। ऑब्जेक्टिव्स, टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने। सेबी का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना, रेगुलेट चलाना। प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड गाइड एंड एडुकेट देम फ्रॉम फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। टू प्रिवेंट ट्रेड malpractices such as insider trading etc. To regulate and develop a code of conduct and fair practices by intermediaries like brokers, merchant, bankers etc. फिर फंक्शंस कौन कौन से, सेबी के फंक्शंस भी हैं। तो कौन कौन से फंक्शंस है, सेबी हैज़ 2 मेन फंक्शंस। कौन कौन सा, पहला तो है रेगुलेटरीज फंक्शंस, रेगुलेटेड मतलब रेगुलेशंस बनाने, सारी चीज़ें रेगुलेट करना, सही से काम हो रहा है नहीं हो रहा है देख रेख करते रहना, इन्वेस्टर्स के राइट को, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते रहना, कोई फ्रॉड वगैरह का काम तो नहीं कर रही है, कोई कंपनी धोखाधड़ी तो नहीं कर रही, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा, कोई माल प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा, ये सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए। और साथ साथ में है डेवलपमेंट फंक्शन। सेकंड कौन सा फंक्शन है, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट फंक्शन के अंदर क्या करना है, प्रमोट करना, ट्रेनिंग करना, इंटरमीडियरीज को प्रमोट किसके लिए, ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज एंड द सिक्योरिटीज मार्केट। इन्वेस्टर को एजुकेशंस मतलब कि उसको जानकारी देने के लिए, एडुकेट करने के लिए। प्रमोशंस ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑल SROs कंडक्टिंग रिसर्च, पब्लिश इंफॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट। और लास्ट है क्या हमारा, प्रोटेक्टिव फंक्शंस भी है। 3 फंक्शंस है आपके, प्रोटेक्टिव फंक्शंस, रेगुलेटरीज फंक्शंस, डेवलपमेंट फंक्शंस। बस चैप्टर्स खत्म ही हो रहा है, तो फटाफट पढ़ लो जरा, 2 मिनट के अंदर हम लोग चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। तो प्रोहिबिट फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन सेकेंडरी मार्केट, प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग, एडुकेट इन्वेस्टर, प्रमोट फेयर प्रैक्टिसेस, कोड ऑफ कंडक्ट। सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता रहेगा, राइट। तो आपको ये लर्न करके रख लेना है कैसे भी। दी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स ऑफ सेबी। तो सेबी also formed 2 advisory committees. They are primary market advisory committee and second है secondary market advisory committee. Objective of 2 committees are as follow. इन दोनों कमिटी के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है, तो to advise SEBI on issue relating to the regulations of intermediaries for ensuring investor protections in the primary market, to advise SEBI on matters related to development of private market, to advise SEBI on the disclosure requirement of companies, to advise for
changes in legal framework and introduce simplifications and transparency in the primary market to advise the board members in the matter relating to the development and regulations of the secondary market in the country. So these are the basically what the organization structures of SEBI and the objectives of these two committees. तो यहाँ तक हमारा चैप्टर्स कंप्लीट हो गया। टोटल 17 पेजेस का ये शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है, रिविजनरी नोट्स बनाया हुआ है मैंने, राइट। और इसको अगर आप चाहो तो चार्ट वाइज भी रिवाइज कर सकते हो। माइंड मैप चार्ट भी मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, वो कहाँ पे है ये देखो, एक पेज के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 10। तो ध्यान से पढ़ो जरा, हमें इस चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ना था, एक बार क्विकली 2 मिनट में रिवाइज करा दूँ, या यू कैन से चार्ट को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इसके अंदर हमें टोटल 5 टॉपिक्स पढ़ने थे इस चार्ट में। चैप्टर नंबर 5 में, चैप्टर नंबर 10 के अंदर फाइनेंशियल मार्केट के अंदर पहला है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है? इट इज़ द मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। दूसरा हमें फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पढ़ना था। तो टोटल 4 फंक्शंस होते हैं, राइट। मोबाइलाइजिंग ऑफ सेविंग and channeling them into most productive uses, facilitating price discoveries, financial market provide liquidity to financial assets and reduce the cost of transactions. थर्ड टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट था, जिसके अंदर हमें 2 पढ़ने हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है? शॉर्ट टर्म मार्केट होता है। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म मार्केट होता है। फिर मनी मार्केट के ये 5 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल्स। और कैपिटल मार्केट के अंदर फर्दर 2 मार्केट है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के अंदर ये 5 चीज़ें होती है, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशूड एंड IPOs, राइट, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। प्राइमरी मार्केट शॉर्ट टर्म होता है, राइट। उसके अलावा सेकेंडरी मार्केट, तो सेकेंडरी मार्केट लॉन्ग टर्म होता है। प्राइमरी मार्केट मेन किस लिए होता है? जब न्यू सिक्योरिटीज इशू किया जाता है, फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी को इशू किया जाता है डायरेक्टली टू पब्लिक, तो प्राइमरी मार्केट के थ्रू इशू करते हैं। और जब वही एग्जिस्टिंग शेयर्स को, जिसको पब्लिक ऑलरेडी इशू किया हुआ था, उसको दोबारा से सेल परचेस करते हैं, तो वो जो होता है वो थ्रू सेकेंडरी मार्केट होता है। सेकेंडरी मार्केट को हम लोग बेसिकली स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। फिर आता है स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज पॉइंट नंबर 4 है, इसके अंदर हमें फंक्शंस पढ़ना है, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर्स पढ़ने होते हैं, डीमैटेरियलाइजेशन एंड डिपॉजिटरीज के बारे में पढ़ना होता है, NSE एंड BSE के बारे में हमें पढ़ना था। फिर है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी थी, रीजंस फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी पढ़ना था, पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी पढ़ना था, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, फंक्शंस ऑफ सेबी। तो 3 फंक्शंस होते हैं, रेगुलेटरी फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन एंड प्रोटेक्शन फंक्शन। एंड फिफ्थ एंड सिक्स टॉपिक क्या है? दी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेबी, बड़ा छोटा सा है, एंड दी ऑब्जेक्टिव ऑफ 2 कमिटीज़, जो हमने लास्ट में अभी पढ़ा। तो ये आपका पूरा का पूरा एक चार्ट है। इस चार्ट के अंदर भी आप जो है आसानी से रिवाइज कर सकते हो, पॉइंट को लर्न कर सकते हो, क्योंकि बिजनेस स्टडी में पॉइंट लर्न करना, पॉइंट याद रखना बड़ा ज़रूरी होता है। पॉइंट नहीं याद रखेगा तो आप आंसर नहीं लिख पाओगे। अगर पॉइंट वाइज आंसर नहीं लिखोगे, दैट मीन्स कि हेडिंग अगर आपके पास याद नहीं है, हेडिंग नहीं लिखोगे अपने आंसर्स में, तो आपको नंबर कम आएगा, मार्क्स कम आएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, हेडिंग को चाहे रट्टा लगाओ, चाहे कैसे भी समझ के आसानी से याद करके आप रख लोगे। हेडिंग लिख दोगे, उसके अंदर के पॉइंट वगैरह थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी होते हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम के अंदर केस स्टडी भी आता है, तो केस स्टडी का भी अगर आप आंसर लिखते हो, तो उसके अंदर भी आपको क्या है, ये हेडिंग्स, ये पॉइंट सारे आपको लिखने ज़रूरी रहते हैं, तभी आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। अब चाहो तो इस माइंड मैप को जो है स्क्रीनशॉट लेके, प्रिंट आउट निकाल के आप अपने स्टडी रूम के अंदर दीवार पे चिपका सकते हो, नोटिस बोर्ड पे चिपका सकते हो, या अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए, राइट, ये माइंड मैप भी, शॉर्ट नोट्स भी, तो आप जो है इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो मेरे को। मैं आपको जो है सारे की सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा। इंस्टाग्राम ID ये रहा मेरे पास, कॉमर्स बैकबेंचर के नाम से। सारे चैप्टर्स का माइंड मैप्स है मेरे पास, चैप्टर 9, 10, 11, 12, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सभी चैप्टर्स का है। तो सारी चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। इसके लिए आपको 2 काम करना है, एक तो सब्सक्राइब मेरे चैनल, सेकंड है क्या, इंस्टाग्राम पे आप मेरे को DM करो फटाफट, जल्दी से, क्विकली, तो मैं आपको ये नोट्स वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा आपका, काफ़ी ये वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा, राइट। तो इसी के साथ ओके, ऑल द बेस्ट, टाटा, बाय बाय। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेम टाइप ऑफ रिवीजन क्लास फॉर अदर सब्जेक्ट कह रहा हूँ, अदर चैप्टर्स। और एक्चुअली में मैंने ऑलरेडी जो है बाकी चैप्टर्स के भी सेम टाइप ऑफ रिवीजन लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप चाहो तो सर्च भी कर सकते हो, और वहाँ से आप अपने सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो। बाकी जिन लोग का नियर बाय एग्ज़ाम है, टेस्ट है, उनके लिए ऑल द बेस्ट। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहो ईमानदारी से, ठीक है, अपना मेहनत करते रहना है, अच्छे मार्क्स ज़रूर आएगा। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। बाकी कोई भी सजेशंस है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या मेरे को पर्सनली DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम जो है मैं पर्सनली खुद ही चलाता हूँ, राइट। तो वहाँ पे कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, आंसर चाहिए रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट्स,
या यू कैन सिंपली से रिलेटेड टू ऑल 3 सब्जेक्ट्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स। इन तीनों सब्जेक्ट के कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट आपको है, आपके पास है, तो आप जो है अपना क्वेश्चन जो है मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, नाउ बाय बाय। 1 कह रहा हूँ, 1 घंटे 15 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अब मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लेना चाहूँगा।